नमस्कार दोस्तों, जोश आईएएस पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पुनः कंप्लीट एनसीईआरटी साइंस फिजिक्स के अंतर्गत प्रकाशिकी चैप्टर यानी ऑप्टिक्स चैप्टर के अंतर्गत हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उन तीनों पार्ट को देख लें, जिससे कि आपकी समझ ऑप्टिक्स को लेकर के अगर कोई नकारात्मक है तो वो आप देखेंगे कि कितने आसानी तरीके से ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी जो चैप्टर है समझा जा सकता है। आज हम लोग दृष्टि दोष और निवारण करेंगे। जो आंख से संबंधित जो बीमारियां होती है उसका जो यदा कदा जो एग्जाम में पूछे जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर का भाग है, इसको देखेंगे। साथ ही दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक बटन जरूर दबाइए। अब हम देखते हैं अपने चैप्टर की ओर कि दृष्टि दोष यानी जो दृष्टि दोष और निवारण, इसका समाधान कैसे होगा, इस सब के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। सबसे पहली बात तो आप जानते हैं कि आंख का प्राकृतिक लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। कैसा करता है व्यवहार? उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ये सबसे पहला आपके लिए जो एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि आंख का जो प्राकृतिक लेंस है ये कैसा व्यवहार करता है। ये उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर जो एक आता है एलडीडीवी, आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में। यदि नहीं भी पढ़ा है तो आपको बता दूं, एलडीडीवी। एलडीडीवी का मतलब होता है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यानी क्या? लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मतलब हुआ कि एक व्यक्ति और दर्पण के बीच एक जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। मान लीजिए एक व्यक्ति का आंख है और किसी वस्तु की दूरी है, उस दोनों की बीच की जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि 25 सेंटीमीटर से कम है तो आप स्पष्ट नहीं देख पाएंगे, और इसीलिए कहा जाता है सबसे न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब समझ में आपको आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं कि आखिर देखने के बाद कई देखिएगा, कई लोगों का साथ क्या होता है कि जो नज़दीक की रखी वस्तु होती है वो क्या होता है कि स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। कुछ लोगों के साथ उल्टा होता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। कई लोगों को नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती। तो इस प्रकार के जो समस्याएं होती है, इन चीज़ों के बीमारियों के बारे में आज हम जिक्र करेंगे। सबसे पहला मेरा जो बीमारी है, देखिए यहाँ पे दूरदृष्टि दोष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, या इसको एक प्रकार के हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हाइपर ओपिया लिखा हुआ है, हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं इसको। अब देखिए सबसे बड़ी बात है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष का मतलब ही होता है कि वो व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। दूरदृष्टि दोष का मतलब ही है कि पास की रखी वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, जबकि दूर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। एक बात फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा आप सभी को कि यहाँ पर देखिए जो हिंदी में लिखा हुआ है दूरदृष्टि दोष, यानी पढ़ने में आपको लगता होगा दूरदृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन होता क्या है? उल्टा होता है। यदि आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले हैं, तो आपके लिए ये समझने में थोड़ी सी एक मतलब लगेगा कि दूरदृष्टि दोष में यहाँ देखिए दूर स्थित स्पष्ट वस्तु दिखाई देती है। तो इसीलिए ध्यान रखना इन चीजों को। और इसका निवारण कैसे करना है? उत्तल लेंस का यूज करके करना है। ठीक है, जिनको ये समस्या रहता है वो उत्तल लेंस के से यूज किए हुए चश्मे का यूज करते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस जो है अभिसारी लेंस की तरह कार्य करता है। ठीक है, एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह कार्य करता है। ठीक है, और इसके कारण से होता क्या है कि दृष्टि पटल के पीछे बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं वो दृष्टि पटल पे फोकस कर देता है, जिससे वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। यदि मान लिया जाए आपको मैं एक प्रकार से कि अगर मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश करूं, ठीक है, यदि मान लिया जाए ये आपका आंख का लेंस हो गया, ये दृष्टि रेटिना हो गया, तो ये फोकस, ये होता क्या है कि यहाँ पर बन जाता है, दूर बनता है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर बन जाता है। ठीक है, ये मान लीजिए बिंब आया। ठीक है, ये बिंब आने के बाद क्या होता है कि इस तरीके से क्या स्कैटर होने के बाद यहाँ से जब एक बिंब बना तो ये बिंब यहाँ बन जाता है। ठीक है, इसके कारण से क्या होता है कि इसका जो दूर दृष्टि दोष में दूर बन जाता है। अब हम जब लेंस लगा लेंगे उत्तल लेंस, तो मेरा ये दृष्टि कैसा बन जाएगा? ये दृष्टि अगेन आप देखेंगे
तो अगेन ये मेरा क्या हो जाता है, रेटिना पे आ जाता है। ठीक है, यहाँ से आया, ये मेरा लेंस हो गया और ये फोकस दूरी रेटिना पे बन गया। तो हम मेरा क्या हो जाता है, इससे निवारण हो जाता है। ये लेंस लगा हुआ है, ये लेंस नहीं लगा हुआ है। अब हम इसी प्रकार से निकट दृष्टि दोष को देखते हैं आगे। इसको मायोपिया बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें सेम होता है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है, आपने देख लिया, जस्ट उल्टा होता है इसमें। यहाँ देखिए, दूर स्थित वस्तुएं अस्पष्ट यानी स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, जबकि निकट की वस्तु क्या होती है, स्पष्ट दिखाई देती है। इसका निवारण करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, अवतल लेंस करते हैं। आपने इसे देखा, उत्तल लेंस का यूज करते हैं, यहाँ पर अवतल लेंस का। इसे बोलते हैं अभिसारी लेंस, इसे बोलते हैं अपसारी लेंस। इस प्रकार से आप देखेंगे कि कंटिन्यू इस तरीके से जब पढ़ेंगे कंपेयर करके, तो आपको ज्यादा समस्या नहीं होगा। ठीक है, अब हम ठीक इसी प्रकार से अगर मान लिया जाए, इसका अगर एक डायग्राम बना करके देखें, ये मान लिया जाए कि आप, ये आंख का चित्र है, तो इसमें क्या होता है कि जब यहाँ से बीम आती है, कोई भी बीम, तो ये एक प्रकार का फोकस मान लीजिए सेंटर हो गया, तो ये यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, ये यहाँ बन जाता है। इसी कारण से रेटिना पे नहीं बना, ये मेरा रेटिना है। नहीं बनने के कारण क्या होता है कि हम लोगों को जो है सो जो निकट स्थित वस्तु होती है ना, वो स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु नहीं देखते। इसको देखने के लिए क्या करते हैं डॉक्टर लोग, क्या करता है, फिर से क्या किया कि इस प्रकार का लेंस बनाकर, लेंस को से यूज करके, अवतल लेंस का यूज करके, अवतल लेंस का क्या कर दिया, यूज कर दिया, और इस फोकस को क्या कर दिया, रेटिना पे पहुंचा दिया जाता है और हम लोग स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जरा दृष्टि दोष। ये तीसरा बीमारी जरा दृष्टि दोष, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया बोलते हैं। देखिए क्या है इस प्रेस बायोपिया में, आयु जब अधिक हो जाता है, यानी अधिक एज वाले, आयु अधिक होने पर ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है, स्पष्ट दिखाई देती है, न ही पास की वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, अपनी अधिक उम्र, यह याद रखिएगा, अधिक उम्र के लिए इसे जरा दृष्टि, दूरदर्शिता कहते हैं। और इसके जब इसके निवारण के लिए, यानी इस बीमारी को दूर करने के लिए बाईफोकल से बने हुए चश्मे का यूज करते हैं। क्या करते हैं, बाईफोकल से लगे हुए चश्मे का यूज करते हैं, जिसमें उत्तल और अवतल दोनों का यूज किया जाता है। तो ये जो है चश्मे, नीचे में जो है उत्तल लेंस का यूज किया जाता है जो पढ़ने के लिए होता है, और ऊपर अवतल लेंस का यूज किया जाता है जो देखने में काम आता है। आप समझ गए बहुत आसानी भाषा से। नेक्स्ट देखिए, अबिंदुकता, अबिंदुकता को बोलते हैं एस्टिगमेटिज्म बोलते हैं, एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। ये बीमारी को देखिए क्या होता है, जब आंखों की वक्रता यानी कॉर्निया में सम्मित यानी कमी आ जाती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तब ये आंख में जो कॉर्निया में जब असीमित कमी होने पर यह दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, आप इससे कई बार कैपिलरी से भी क्वेश्चन आता है। तो कॉर्निया में जो कमी के कारण जो होता है, सिकराब के कारण, सिकुड़ने के कारण, वो अबिंदुकता का रीजन है। और इसे दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस यूज करते हैं। क्या करते हैं, सिलिंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं हम लोग को। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, जो आपके एग्जाम में ये चारों बीमारी का जो है से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाते हैं। दृष्टि निर्बद्धता, दृष्टि निर्बद्धता का मतलब होता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। क्या होता है, परसिस्टेंस ऑफ विजन होता है, यानी दृष्टि पटल पर बने किसी प्रतिबिंब का संवेदन मस्तिष्क 1/16 यानी 1/16 सेकंड तक करता है। यानी इसका स्पष्ट अगर सामान्य भाषा में, आसान भाषा में समझे, तो इसका मतलब ये हुआ, कोई भी दृष्टि, कोई भी वस्तु को आपने देखा और आपके आंख से क्या किया कि बहुत फास्ट निकल गया, तो वो आपके ब्रेन तक कितने देर तक अगर रहेगा तो देख पाएंगे। तो 1/16 यानी 1 सेकेंड का 16वां हिस्सा यदि आप देखे हैं, तो आपको वो आपके ब्रेन में कैप्चर रहेगा। ठीक है, किसी दृश्य को हटा लेने पर भी वह दृश्य 1/16 सेकंड तक दिखाई देता रहेगा। ठीक है, इसी को दृष्टि निर्बद्धता बोलते हैं। आपने समझ लिया। सिनेमा दिखाने हेतु सामान्यतः 24 फ्रेम 24 फ्रेम प्रति सेकंड का उपयोग किया जाता है। जब आप इस प्रकार से लगाएंगे 24 फ्रेम प्रति सेकंड का यूज 24, तो चलचित्र का एहसास होगा, यानी आपको लगेगा कि रियल में एक मतलब एक सिनेमा हॉल की जैसे भांति आपको एहसास होगा। आगे चलते हैं, आप देखिए डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये क्या है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, कंटिन्यू एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, सबसे VVI। अब क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब सफेद प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है, तो अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है। यानी क्या हो जाता है, विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है। प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश किरण का विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाना। ठीक है, यानी आप बेसिकली आप कितने रंग जानते हैं, 7 रंग जानते हैं, 6 रंग जानते हैं। ठीक है, सफेद तो हो ही गया, सफेद से तो पास ही करवाया था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो डिवाइड हो जाता है कई प्रकाश के तरंगों में, तो उसको वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब हम देखते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है, इससे आपको आसानी हो जाएगा समझने में। देखिए इसका,
जब सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म के भीतर से गुजारा जाता है तो हमें श्वेत प्रकाश के स्थान पर 7 रंग प्राप्त होते हैं। कितने होते हैं रंग प्राप्त? 7 रंग प्राप्त होते हैं। ये देख लीजिए 7 रंग। यहाँ पर देखिए विवग्योर जिसको कहते हैं, भी से वायलेट हो गया, इसी प्रकार से आर से क्या हो गया, रेड हो गया। ठीक है, आपने देख लिया, यह प्रिज्म है, प्रिज्म से प्रकाश की किरण को पास करवाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभाजित होने के कारण प्रकाश विभिन्न तरंग में क्या हो जाता है, तरंग दैर्घ्य में से प्रकाशों से मिलकर बना है। और ये प्रत्येक तरंग दैर्घ्य का प्रकाश अलग अलग होता है, ये आपको पता ही है, हम लोगों ने देखा था इससे पहले। दृश्य स्पेक्ट्रम, जो दृश्य स्पेक्ट्रम होता है जिसको बोलते हैं क्या, विजिबल स्पेक्ट्रम का लाल रंग का जो होता है तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। इससे पहले भी आपने देखा था 680 नैनोमीटर के आसपास होता है। और अपेक्षाकृत सबसे कम विचलन होता है, यानी डेविएशन सबसे कम होता है। आपसे पूछे, इसी कारण से दोस्तों लाल कलर का डेविएशन सबसे कम होने के कारण हम लोग सिग्नल के रूप में यूज करते हैं। खास आप देखे होंगे, जो शहरों में देखे होंगे आप लोग कि जब ट्रैफिक सिग्नल के रूप में यूज किया जाने वाला जो लाल कलर होता है वो इसी कारण से यूज किया जाता है। और जो रेलवे डिपार्टमेंट में जो लाल कलर यूज किया जाता है रेलवे पटरी के बगल में, वो इसी कारण से तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, लंबी दूरी तक पहुंचता है और कम विचलन डेविएशन होता है, आसानी से देख पाता है। और बैगनी यानी वॉयलेट कलर का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है और सर्वाधिक विचलन होता है। अब देखिए हम आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। इंद्रधनुष, रेनबो, क्या बोलते हैं इसको, रेनबो। यहां से देखिए, वर्षा के बाद अनुकूल परिस्थितियों में आकाश में बनने वाली सप्तरंगी चंद्राकार आकृति, जो चंद्राकार आकृति होती है इस प्रकार से, ठीक है, चंद्राकार आकृति को इंद्रधनुष बोलते हैं। सूर्य के प्रकाश का जल की बिंदु क्यों कैसे बनते हैं वो मैं बता रहा हूं। जब सूर्य का प्रकाश जल की बिंदु पर वर्ण विक्षेपण हो जाता है, भाई आपने देखा ना, वर्ण विक्षेपण हो जाता है, कर दिया जाता है, तो अपवर्तन, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सम्मिलित प्रभाव से इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में, आप देखेंगे पी/क्यू तो आपको नजर आ जाएगा कि अपवर्तन, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन तीनों का सम्मिलित जब प्रभाव होता है तब रेनबो की आकृति बनती है। ठीक है, आगे देखिए, ये जो रेनबो है इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। यानी मान लिया जाए कि ये अगर सूर्य यहाँ है, यहाँ मान लिया जाए सूर्य है, अपोजिट बनेगा, ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है तो जस्ट इसके अपोजिट बनेगा ऐसे, ठीक है, तो विपरीत दिशा में बनता है। अतः सूर्य के समय, सुबह के समय यानी मॉर्निंग टाइम में, सुबह के समय ये पश्चिम में बनता है और शाम के समय में ये पूरब में बनता है। और दोपहर में इंद्रधनुष दिखाई नहीं देते। आपसे बीपीएससी में क्वेश्चन यदि किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए कि दोपहर में इंद्रधनुष बनते हैं, तो नहीं बनते, क्योंकि सूर्य ऊपर में होता है और उसका विपरीत तो पृथ्वी आ जाता है, इसीलिए नहीं बनता है। अब देखिए, कभी कभी एक साथ दो इंद्रधनुष बनते हैं, एक चमकीला और दूसरा छोटा, जबकि दूसरा सबसे ऊपर थोड़ा धुंधला और बड़ा बनता है। चमकीले इंद्रधनुष को प्राथमिक इंद्रधनुष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी रेनबो बोलते हैं चमकीले वाले को। इसमें लाल रंग बाहर होता है और धुंधले और बड़े इंद्रधनुष को द्वितीयक बोलते हैं, इसमें लाल रंग अंदर होता है। आपने ये भी देख लिया। इस तरह से आपका रेनबो भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या है आगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट यानी प्रकाश का व्यतिकरण। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, नेक्स्ट 66 या 67 वाले एग्जाम में देखेंगे तो आपसे यहां से क्वेश्चन बना हुआ है। समान आवृत्ति यानी समान इक्वल फ्रीक्वेंसी की दो अलग अलग, दो से अधिक कला संबद्ध प्रकाश तरंगे संचरण करते हुए यदि किसी बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु पर ऊर्जा, एनर्जी का पुनर्वितरण होता है। क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक है, ऊर्जा का। और यदि मिलन बिंदुओं पर कंपन की कला एक ही हो तो परिणामी यानी रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी, जो तीव्रता, इंटेंसिटी बढ़ जाता है, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, समपोषी व्यतिकरण बोलते हैं। यदि मिलन बिंदुओं पर कला विपरीत हो तो परिणाम जो होगा तीव्रता न्यूनतम होगा। इसे क्या बोलते हैं, विनाशी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। आप समझ के लिए, दो या दो से अधिक कला जो है यानी वेव्स, प्रकाश वेव्स जो है, तरंग जो है, अगर एक संचयन करते हुए किसी बिंदु पर मिलती है तो ऊर्जा का रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब देखिए, दैनिक जीवन में इसका क्या यूज होता है। साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई पड़ना इसी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, जल की सतह पर फैले तेल की परत का रंगीन दिखाई पड़ना। नेक्स्ट, सीडी यानी सीडी को क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, का रंगीन दिखाई पड़ना। ये सारे एग्जांपल्स जो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का एग्जांपल है। अब हम आगे देखते हैं कि और मेरे पास क्या है एग्जांपल, ठीक है। आगे देखिए, आगे जब आप देखेंगे तो आगे नेक्स्ट आता है प्रकाश का विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या आता है, प्रकाश का विवर्तन मतलब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए,
प्रकाश तरंगों के संचरण मार्ग यानी प्रोपेगेशन जो वे होता है, प्रकाश के तरंग धैर्य की कोटि का अवरोध पर आने वाले प्रकाश तरंगे अवरोध के किनारों पर मुड़ जाता है। यानी मान लिया जाए कोई यहाँ से जा रहा है और क्या किया, मुड़ गया, यहाँ पर कोई ऑब्स्टेकल आ गया तो मुड़ गया, इस किनारों पर मुड़कर आगे संचरण करती है, तो इसे प्रकाश का क्या बोलते हैं, विवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्रकाश का, विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। चूंकि प्रकाश तरंग धैर्य अत्यधिक कम है होता है, आप 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच में होता है, आपने देखा था इससे पहले वाले चैप्टर में। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर देखिए, ठीक है, इसी YouTube चैनल पे मिल जाएगा कंप्लीट एनसीईआरटी सीरीज में। अतः बड़े अवरोधों द्वारा प्रकाश को रोक लिया जाता है। यानी मान लिया जाए ये जा रही है वेव्स, यहाँ पर बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल खड़ा हो जाएगा, क्या करेगा, इसको रोक लेगा, तो रोक लिया जाता है। प्रकाश का विवर्तन प्रकाश तरंगे प्रकृति को दर्शाता है। अब देखिए इसका उदाहरण, किसी अपारदर्शी वस्तु द्वारा बनने वाली छाया, किसी अपारदर्शी द्वारा बनने वाली वस्तु की छाया अपने किनारों पर बहुत सुदृढ़ नहीं होती। क्या होती है, किनारों पर बहुत सुदृढ़ नहीं होती। आगे देखते हैं प्रकाश का स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन क्या कहलाता है सो। अब देखिए, किसी संचरण माध्यम यानी प्रोपेगेशन मीडियम जिसमें अन्य पदार्थ के कण भी उपस्थित हो, तो इन कणों से टकराकर टकरा करके प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। यानी मान लिया जाए कोई, अगर मान लिया जाए ये जा रही है और जाने के बाद अगर ये टकराया यहाँ से, ठीक है, टकराने के बाद ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, इस प्रकार से अगर मान लीजिए प्रोपेगेशन होता है, सभी दिशा में फैल गया, तो इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। किस पर करता है, वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। और किसी प्रकाश के लिए प्रकीर्णन की मात्रा उसके तरंग धैर्य के चतुर्थ घात के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ फॉर्मूला में, प्रकीर्णन की मात्रा जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ के टू दी पावर 4 होता है, लैम्डा टू दी पावर 4 होता है। आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, जिस रंग का प्रकाश का तरंग धैर्य कम होता है, यानी जिस रंग का प्रकाश का तरंग धैर्य वेवलेंथ कम होता है, जैसे बैगनी का कम होता है तरंग धैर्य, तो उसका प्रकीर्णन अधिक होता है, उसका प्रकीर्णन क्या होगा, स्कैटरिंग ज्यादा होगा। जबकि जिसकी अधिक तरंग धैर्य होती है प्रकाश का, उसका प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है। आपने देख लिया। चलते हैं आगे, यानी कि वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। यानी वेवलेंथ यदि यानी कम होगा तो प्रकीर्णन ज्यादा होगा, अगर वेवलेंथ ज्यादा होगा तो प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा। बस यही कहानी है। नेक्स्ट देखिए, लाल रंग का जो है, लाल रंग के जो प्रकाश का तरंग धैर्य क्या सबसे अधिक होता है, अधिक वाले का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है। आपने ये भी देखा एग्जाम्पल स्वरूप। आगे चलते हैं, आगे देखिए, आगे क्या है एग्जाम्पल, प्रकीर्णन के उदाहरण के बारे में देख लेते हैं, जिससे मेरे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। आगे देखिए, प्रकीर्णन के कारण ही दिन में आकाश का रंग नीला होता है। क्या होता है, प्रकीर्णन के कारण ही क्या होता है, आकाश का जो रंग होता है वो नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं। और अंतरिक्ष में आकाश को देखा जाए तो वह काला दिखाई पड़ता है, क्योंकि वहां वायुमंडल क्या होता है, नहीं होता है। आगे देखिए, समुद्र का नीला दिखाई पड़ना भी प्रकाश के प्रकीर्णन का एग्जाम्पल है। आप इन सारे एग्जाम्पल्स को क्या कीजिएगा, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकीर्णन का ही कारण है। ठीक है, प्रकीर्णन का ही कारण है, क्योंकि अन्य रंग के प्रकाशों का प्रकीर्णन हो जाता है, जबकि लाल का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, इसीलिए हमारी आंख क्या होती है, लाल कलर को देख पाती है। नेक्स्ट देखिए, खतरे के सिग्नल, जो मैंने अभी क्या बोला, जो ट्रैफिक सिग्नल होता है, खतरे के सिग्नलों को के रंग में लाल बनाए जाते हैं, क्योंकि उनका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और यह रंग दूर तक दिखाई पड़ता है। तरंग दैर्घ्य क्या होता है, दूर होता है। ठीक है, आपने ये भी देख लिया। अब देखिए, यहां पर देखिए, अणु के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन का गहन अध्ययन महान वैज्ञानिक सीवी रमन और उनके सहयोगी 1920 में दशक में किया गया था। और रमन जी को जो है 1930 में इस कार्य के लिए भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। यदि मान लिया जाए आपसे यदा कदापि, जैसे बीपीएससी 65 में एक क्वेश्चन पूछा था कि अल्बर्ट आइंस्टीन को किस क्षेत्र के लिए जो है नोबेल प्राइज मिला था, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में मिला था। ठीक है, अब यहां देखिए, सीबी रमन को किस क्षेत्र में मिला, प्रकाश के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए मिला है। ठीक है, ये याद कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं कि आगे मेरे लिए क्या जरूरत है। आगे देखिए, आगे जब देखेंगे आप, तो यहां आता है कि प्रकाश से संबंधित विभिन्न बड़ी घटनाओं का कारण
किस कारण से होता है। तो आप ये शॉर्ट फॉर्म में दे दिया गया है, एक लिस्ट बना करके आप इसको याद कर लीजिएगा। पानी में पैदा हुए बुलबुले का चमकना आपने देखा ही था, पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण होता है। हीरे का चमकना आपने देखा था, पूर्णांतरिक परावर्तन। मृग मारीच का जो मैंने बताया था मृग के लिए, तो ये भी इसी का एग्जाम्पल है। वास्तविक सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई पड़ रहा अपवर्तन के कारण होता है। यानी मैं जितना भी आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए तारे का टिमटिमाना क्या है, अपवर्तन के कारण है। अब आते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट पर। क्या आता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, यानी पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बारे में बता देते हैं कि क्या है। यहां देखिए प्रकाश का ध्रुवन, ये पूछा गया था 66 प्रीलिम बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था। प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, ठीक है। अर्थात संचरित हो रही प्रकाश तरंग संबद्ध विद्युत क्षेत्र सदैव तरंग संचरण जो की दिशा में लंबवत होती है। यानी अनुप्रस्थ होगा तो क्या होगा, वो ये लंबवत होगा। ये आपको इससे पहले मैंने वीडियो बता दिया था आपको, इसे अगर नहीं देखे तो आप जाकर के देख लीजिए, ठीक है। जब प्रकाश उन विभिन्न तरंगों से बना हो जिनमें विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक एरिया अलग अलग तल में हो तो प्रकाश का अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। क्या बोलते हैं, अध्रुवित प्रकाश बोलते हैं। सूर्य से प्राप्त प्रकाश अध्रुवित प्रकाश का ही क्या है, एग्जाम्पल है। वही जब तरंग क्या हो जाता है, वही जब तरंग जो है आप जब देखेंगे, वही जब तरंग का क्या होता है, अब देखिए बता रहे हैं हम आपको, विद्युत क्षेत्र का केवल एक ही तल में हो तो ऐसे प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश बोला जाता है। यानी एक ही तल में होगा तो ध्रुवित प्रकाश। और यही दिया हुआ है कि जब ध्रुवन अध्रुवित प्रकाश यानी अध्रुवित प्रकाश जिसके पास पोल नहीं होता है, अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना ध्रुवन कहलाता है, पोलराइजेशन कहलाता है। और प्रकाश का ध्रुवन पोलराइज्ड द्वारा किया जाता है। यहाँ देखिए पोलराइड्स को धूप के चश्मा, खिड़कियों के शीशों आदि में तीव्रता इंटेंसिटी नियंत्रित करने के लिए किया जाता है उपयोग। फोटोग्राफी कैमरों 3D यानी 3 डायमेंशनल 3 आयामी चलचित्र कैमरों में भी किया जाता है। प्रकाश के उस गुण का उपयोग बिलियनों के सांद्रता ज्ञात करने में, कंसंट्रेशन ज्ञात करने में भी किया जाता है। अब आता है डॉपलर इफेक्ट। क्या आता है, डॉपलर इफेक्ट। फ्रेंड्स इससे पहले भी मैंने डॉपलर इफेक्ट आपको पढ़ा चुका है, आप यदि नहीं देखे हैं तो जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ डॉपलर इफेक्ट होता क्या है। किसी तरंग स्रोत यानी स्रोत सोर्स और प्रेक्षक के मध्य सापेक्षिक रिलेटिव जो स्पीड के कारण जो प्रेक्षक को तरंग की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बदली हुई प्रतीत होती है। जब हम साउंड कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था इस तरह से। आप साउंड चैप्टर नहीं किए हैं तो आप जाकर के देख सकते हैं, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, इसी सीरीज में। तो तरंग की आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है। इस बदली हुई प्रवृत्ति तरंग की जो आवृत्ति में इस आभासी परिवर्तन को क्या बोलते हैं, डॉपलर प्रभाव बोलते हैं, डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं, डॉपलर परिवर्तन बोलते हैं। आपने समझ लिया, ठीक है। इसमें बहुत अच्छे से ग्राफ के माध्यम से मैंने साउंड वाले चैप्टर में इन चीज़ों को समझाया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इन चीज़ों को आप जब देखेंगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी जानने के लिए है क्या कि प्रकाश के लिए डॉपलर प्रभाव का कारण तरंग धैर्य में आभासी वृद्धि के अभिरक्त विस्थापन, जिसको रेड शिफ्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट बोलते हैं। और तरंग धैर्य में आभासी कमी के कारण क्या होता है, ब्लू शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए नेक्स्ट, दूरस्थ खगोलीय दुपिंडों और कृत्रिम उपग्रह यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट के वेग को मापने में यानी वेलोसिटी को मापने में डॉपलर प्रभाव का उपयोग किया जाता है। आपने देख लिया। इसी के साथ दोस्तों आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग स्टाइल कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे विश्वास है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और लाइक बटन दबा दिए हैं, ठीक है। अब आगे हम जो चैप्टर लेने वाले हैं, हम लोगों ने एक मिशन चालू किया है कंप्लीट एनसीईआरटी को। जो बीपीएससी जैसे एग्जाम्स में 30 क्वेश्चंस का महत्वपूर्ण भूमिका होता है, वहां आपका अधिक से अधिक 30 में 30 सही हो जाए, इसलिए मैंने कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सीरीज करवा रहा हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ऑल वाले पे, जिससे आपको कोई भी अगर मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। आप देखिए, धन्यवाद।